मैंने नाम पाया, इज्जत पाई, रिश्ते पाए, दोस्त। माशाल्लाह आप खुद गुड लुकिंग है, तो फिल्म में आप एज हीरो क्यों नहीं आए? एक्टर है, डायरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं अखवत न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका नाम बहुत बड़ा है और रोशनी फिल्म इंडस्ट्री की हैं वो, जिन्होंने उस ज़माने में भी फिल्म इंडस्ट्री को CPR दिया जब लोगों ने सिनेमास तोड़ दिए और प्लाजास बना लिए, लेकिन इन्होंने अपनी एक वो इंडस्ट्री के लिए जो एफर्ट्स थी उससे हाथ बिल्कुल नहीं उठाया। मैं जिक्र कर रही हूँ सैयद नूर का। हम उनसे बात करेंगे कि सैयद नूर की ज़िंदगी का सफ़र कैसा था और अब इनको फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, और बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप लोगों का हक है हम पे, जब आप लोग आके हमसे कोई हाल अहवाल पूछते हैं कि कैसी गुजर रही है, कहाँ गुजर रही है। तो सर कहाँ गुजारी, हम ये पूछे कहाँ गुजारी तो खैर यहीं लाहौर में ही और फिल्म इंडस्ट्री में, और बाकी भी जितनी ज़िंदगी है फिल्म इंडस्ट्री में गुजरेगी। अच्छा, सैयद नूर कहाँ से निकला और कैसे पहुंचा फिल्म इंडस्ट्री में? घर से निकला और स्टूडियो पहुंच गया। रास्ता कौन सा अपनाया? मेहनत का, जद्दोजहद का। नहीं मतलब कहाँ से आइडिया था कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे करना है और इसमें इतना नाम बना लेना माशाल्लाह कि कोई आपका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है? नहीं देखें, बात यह है कि हर किसी का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है और उस लाइफ में फिर टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं। तो मेरा गोल भी यही था, फिल्म इंडस्ट्री। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा इंटरेस्ट मैस कम्युनिकेशन में था। अखबार में मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था। ये ऑलमोस्ट 68-69 की बात है। 70 में आके मैंने फिर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 52 ईयर्स हो गए, 53 ईयर्स। अच्छा, जिस वक्त आपने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था उस वक्त उसका बिल्कुल इब्तदाई मिडल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि इब्तदा में तो 48 में पहली फिल्म आई थी, पीक पे था। हाँ जी, सिलसिला। तो जब आपने इसको ज्वाइन किया तो क्या आप सोच के फिल्म इंडस्ट्री ही में आए, क्योंकि उस वक्त हमारा PTV जो है, जो हमारा चैनल था नेशनल, वो भी टॉप पे चल रहा था, तो आपने उसको छोड़ के इसको ऑप्ट किया? रीज़न क्या थी उसके पीछे और फिर किसको आपने असिस्ट किया, पहले डायरेक्ट किया, क्या किया आपने? नहीं, टेलीविज़न पे तो मैं कभी भी नहीं गया और ना मैंने कोशिश की वहाँ पे। मैं अखबारी जो ज़िंदगी थी उससे निकल के डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री की ज़िंदगी में आया। और उस वक्त बहुत बड़े डायरेक्टर जो आज भी जिनका नाम बड़ा है और रहती दुनिया तक उनका नाम बड़ा रहेगा, वो मेरे उस्ताद एस सुलेमान साहब, संतोष भाई और दर्पण भाई के जो सबसे छोटे भाई और जिन्होंने बाकमाल फिल्में बनाई, उनको मैंने बतौर असिस्टेंट ज्वाइन किया और 5 साल मैंने उनको असिस्ट किया। माशाल्लाह आप खुद जब आप अपने यंग एज में थे, गुड लुकिंग है, तो फिल्म में आप एज हीरो क्यों नहीं आए? कभी भी चाहत नहीं हुई। देखिए, मेरी ज़िंदगी का जो वैसियत डायरेक्टर करियर है उसमें मैंने ये आज के जो सुपरस्टार्स हैं सबको इंट्रोड्यूस कराया। जिनका मर्जी नाम ले लें आप, मिसाल नहीं, इसमें तो कोई शक ही तो नहीं है। मैं चाहता तो मैं उनकी जगह खुद खड़ा हो जाता। आप हो सकते थे, यही तो पूछ रही हूँ, क्यों लेकिन नहीं, अंदर से आवाज़ नहीं है, दिल नहीं चाहा। दिल यही चाहा कि कैमरे के पीछे रह के आप वो काम करें जिसमें से बहुत सारे एक्टर्स पैदा हो जाएं। और यानी कि आपने दरवाज़ा बनना ज़्यादा पसंद किया कि एंट्रेंस खोलने के लिए? कभी भी नहीं मेरे दिल ने चाहा कि मैं और मैं आपको बताऊं, गुड लुकिंग होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो अच्छा एक्टर भी है। यानी कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्ट नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं एक्ट, लेकिन एक्ट करने के लिए आपको वो जिम्मेदारी छोड़नी पड़ेगी जो आपके शोल्डर पे है। लाइक डायरेक्टर्स, राइटर्स की एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी फिल्म में, और ख़ास तौर पे ये 2 शोबे जो हैं, राइटिंग जो है वो माँ है फिल्म की,
जिसमें तो और कोई डायरेक्शन जो है वो बाप का दर्जा रखता है। तो बाकी तो छोटे मोटे रिश्ते हैं जो आप टीम वर्क है बहुत। तो मैंने कभी भी नहीं चाहा, और मेरे उस्ताद ने भी कभी नहीं चाहा, हालांकि वो भी 2 सुपरस्टार्स के भाई थे, वो उन जैसे गुड लुकिंग थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 1-2 फिल्मों में उन्होंने ऐसे ही किसी दोस्त की फरमाइश पे जगह, तो मैंने भी 1-2 फिल्मों में ऐसे किसी की फरमाइश पे कर लिया, लेकिन कभी भी करियर बनाने का नहीं सोचा। कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं मैं एक्टर हूँ, ये क्या है, और नहीं, एक्टर एक्टर है, डायरेक्टर डायरेक्टर है। नहीं, आपका तो कोई मतलब इसमें सानी ही नहीं है कि आपने डायरेक्शन के बीच में इतना नाम माशाल्लाह कमाया है, हर कोई आपको जानता है। आपकी शायद एज एक्टर उतनी पहचान ना होती, तो आपने इस सारे सफ़र में सफ़र कितना किया? STFFER सफ़र मैं समझता हूँ कि इस सफ़र में मैंने कुछ भी नहीं खोया। कुछ नहीं खोया, कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत कुछ पाया। मैंने नाम पाया, इज़्ज़त पाई, रिश्ते पाए, दोस्त, अच्छी ज़िंदगी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं खोते वो हैं जो खोते होते हैं। सही कह रहे हैं मैम। मैं स्पेशल लेसन क्या कह सकते हैं इसमें, समझने वाले समझ भी गए होंगे। और आपने अपनी ये जो माशाल्लाह आपने एक दरफुंतनी छोड़ी बीच में कि एक ज़ाफ़रान बना दिया, तो लाइफ में कोई ऐसी आपकी चीज़ जिसने वाकई में आपकी लाइफ को ज़ाफ़रान बनाया हो, जो आपको याद हो कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में एक बिल्कुल खुशबूदार सी चीज़ आई थी? देखिए, मुझे सिला मिलता रहा, अल्लाह ताला मुझे सिला देता रहे मेहनत का। मैंने जब भी कुछ करना चाहा, मेहनत की, और मुझे उसके सिला मिल गया। मुझे मेरे हिस्से में नाकामियाँ कम आई हैं और कामयाबियाँ ज़्यादा आई हैं। और जितनी भी नाकामियाँ आई हैं, उन नाकामियों ने मुझे बहुत सिखाया है। अच्छा, आपको अभी आपकी इसी बात से कि कोई ऐसी चीज़, क्योंकि सम टाइम इंसान की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे या तो वो ढह जाता है तो या फिर वो कुछ बन जाता है, तो कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि आपने फ़ाइट किया हो कि नहीं मुझे, अभी मैंने इंट्रो में भी बोला था कि आपने उस वक्त भी CPR दिया जब सब लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था, तो कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपने कहा कि नहीं मुझे फ़ाइट करना है? कई बार आया, कई बार मोमेंट्स आई। एक वक्त था कि जब मैंने एज डायरेक्टर करियर शुरू किया तो मेरी मुसलसल फिल्में कामयाब हुई। बिल्कुल। और फिर एक टाइम ऐसा आया जिसमें मेरी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। 5-6 फिल्में मेरी ऊपर दरे फ्लॉप हो गई। वो कौन सी थी? वो फिल्में दिल दीवाना है, जोर, जंगल क्वीन, झूमर। सही। हालांकि वो फिल्में अच्छी थी लेकिन समहाउ वो नहीं कामयाब। तो मैं घबराया नहीं, मैंने उनसे सीखा कि क्यों नाकाम हुई है, इसका क्या रीज़न है। मैंने उनसे अच्छी मेहनत की और मैंने चूड़ियाँ बना डाली। हाँ, वो तो ब्लॉकबस्टर रही। फिर मैंने मजाजन बना डाली, वो भी ज़बरदस्त रही थी। बिल्कुल। और हालांकि मेरा जो स्कूल है वो उर्दू फिल्मों का है और उर्दू फिल्मों ने ही मुझे कामयाबी दी थी। जैसे कि मैंने पहली फिल्म कसम, और उसके बाद जीवा, बिल्कुल, और फिर सरगम, अदनान समी, ज़ेबा बख्तियार, बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद घूंघट, फिर उसके बाद संगम, फिर हवाएं, फिर चोर मचाए शोर, फिर दीवाने तेरे प्यार के। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़बरदस्त हिट रही थी। ये सारी फिल्में क्लिक की और उर्दू थी। और फिर मुझे पंजाबी मैंने क्यों बनाई, इसलिए कि मैं चाहता था कि पंजाबी सिनेमा जो उस वक्त डूब रहा था, बिल्कुल, सुल्तान रही के बाद, तो मुझे कुछ उस पर काम करने, क्योंकि मेरी हमारी मेन जो रूट है, टेरिटरी है, वो पंजाब है फिल्म के लिए। सबसे ज़्यादा सिनेमा पंजाब में है और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी इधर ही होता है। और पंजाबी में एक लुत्फ़ भी है बोलने में भी, और उसका गांव, उसके मिट्टी कट्टे हैं जी, उसके खेत, कुग्गू कोड़े, हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारा कल्चर का जो हिस्सा है, ये बड़ा रिच है और बड़ा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने फिर पंजाबी फिल्में बनाना शुरू की। तो फिर आप
यहाँ पे आपने एक ब्लॉकबस्टर दिया, यही दो जो पंजाबी आपने टर्नओवर आपकी लाइफ में आए उर्दू से, तो आप मतलब क्यों चले गए, कराची क्यों चले गए? कराची तो मैं नहीं गया, मतलब मोस्टली काम हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ वहाँ शिफ्ट हुई और लेकिन मैं तो नहीं गया ना। गए ना आप भी? क्यों? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अभी बैठे हुए ना, बीच बीच में जाते रहते हैं। नहीं, आना जाना तो रहता है। देखिए, मेरे मुल्क का बड़ा शहर है, मेरे मुल्क की अच्छी इंडस्ट्री है, और ये जो लोग कहते हैं जी कराची में शिफ्ट हो गई है फिल्म इंडस्ट्री, ये परसेप्शन गलत है। देखिए, कराची में लोगों ने हिम्मत की जब फिल्म इंडस्ट्री जो कम हुई फिल्में बनना, तो उस वक्त हिम्मत की कराची के लोगों ने जब फिल्म डिजिटल हुई। जब डिजिटल हुई ना, तो उस वक्त ये चैनल्स और ये लोग जो भी डिजिटल पे काम करते थे, तो उन्होंने हिम्मत की और फिल्में बनाना शुरू की, जिन्होंने बड़ा सहारा दिया फिल्म इंडस्ट्री को। और मोस्टली जो फिल्में प्रोड्यूस हुई वहाँ के जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउसेस थे या चैनल्स थे जो ड्रामास बना रहे थे, जो ये काम कर रहे थे, उन्होंने फिल्में शुरू की, तो लिहाजा वहाँ बनना शुरू हो गई। सर, इसमें अभी आपने डिजिटल फिल्म की बात की है, अब उसका एक एटमॉस्फेयर और एक जो प्रॉपर सिनेमा की फिल्म है उसके माहौल में बहुत फ़र्क है, तो इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए कोई सजेशन है, या आप समझते हैं कि नहीं इसका अपना माहौल है, यहीं पे रह के काम करना चाहिए? नहीं, कोई अलग से माहौल नहीं है, वो काम कर रहे हैं। और ऐसे ही देखें, हमने भी अपनी नाकामियों से सीखा है। कराची की फिल्में नाकाम भी हुई हैं और कामयाब भी हुई हैं, तो सीख रहे हैं लोग, जो फिल्में बना रहे हैं वो सीख रहे हैं। तो सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी रहता है। हम उनसे सीख रहे हैं, वो हमसे सीखना पसंद नहीं करते, लेकिन हम तो उनसे सीख रहे हैं। तो आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा मैंने ऑनर किलिंग पे फिल्म बनाई है, अल्लाह अल्लाह करके उसको कंप्लीट हो गई है, उसकी पोस्ट भी हो गई है प्राइस ऑफ ऑनर के नाम से। तो वो फिल्म इस साल में, इस कमिंग ईयर में, सॉरी अभी तो 2 महीने रह गए इस साल के, तो वो रिलीज़ करेंगे। एक फिल्म भाई वांटेड है, उर्दू फिल्म, वो करेंगे। फिर एक फिल्म है जो बड़ी मेहनत से मैंने और जुर्रत से काम लेके वो फिल्म बनाई है, और भी ऑलमोस्ट 50% हो गई। उसका नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा इज़ अ यंग गाय हु केम फ्रॉम चंडीगढ़, अच्छा, टू इन लाहौर। तो यहाँ आके एक यंग सिख लड़का क्या फील करता है हमारे पंजाब में, हमारे लाहौर में, उसको क्या मोहब्बतें मिलती हैं, क्या नफ़रतें मिलती हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सब उस फिल्म में है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बनाने का मेरा मतलब ये है कि उसकी नज़र से, उस सिख लड़के की नज़र से मैं अपना लाहौर दिखाना चाहता हूँ कि मेरा लाहौर कितना खूबसूरत है, इस लाहौर में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं, और यहाँ कैसे लोग बसते हैं। सर, इसी से मैं आपसे अभी आपने बात की कि आपका करैक्टर ही एक पड़ोसी मुल्क से आ रहा है और आप उसको दिखा रहे हैं, तो इसको मैं एक्चुअल में अगर बात करूं कि हमारे यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए बहुत से पैगामात यहाँ वहाँ जो है वो शेयर होते रहते हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री बहुत गैप आ गया। उसकी वजूहात क्यों नहीं हम लोगों ने फ्लरिश किया? एक नाम था हमारा, तो अब हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं। हर लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आगे हैं और उनका मुकाम जो है वो बड़ा है। अगर मुल्क देखा जाए तो हमसे 8 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है। सर, विद मतलब ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों का वो एक्सपोजर नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने जो बाद में देखी हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या हमें हमारे बड़ों ने भी बताई कि हमारी चीज़ों को कॉपी किया जाता था, हमारे म्यूज़िक को कॉपी किया जाता था, हमारी इंडस्ट्री में इतनी मतलब जान थी, तो अब जो है ऐसा सिलसिला हमें दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कॉपी करना कोई ऐसा इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। कोई एक आध अच्छी कोई फिल्म बन गई या हो गया तो उन्होंने कॉपी कर ली, तो ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ओवरऑल हम काम उनसे अच्छा करते हैं। हमने भी उनकी फिल्में कॉपी की, अच्छा। हमारे डायरेक्टर्स राइटर्स ने भी उनकी फिल्में कॉपी की,
दुनिया में होता है। हॉलीवुड की फिल्म को इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्री कॉपी करती है। अच्छा। हॉलीवुड जो है वो कोरियन फिल्म इंडस्ट्री से इंस्पायर हो जाता है, या कोई ये और। नहीं कि गलत नहीं है। नहीं, ये तो इंस्पिरेशन है, और दुनिया में ये काम इंस्पिरेशन से चलता है। अच्छा, बातें तो बहुत सी हैं और आपके सामने बैठे हों और फिर बहुत सी बातें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं, लेकिन टाइम बहुत महदूद है। सिर्फ इतना पूछेंगे कि आपकी अपनी ज़िंदगी वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर हो रही है। और देखिए, जो लोग कनात पसंद होते हैं उनके ऊपर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव असर नहीं करते। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बेटियां हैं मेरी, 1 बेटा है। क्या कर रहे हैं? बेटियां अपने बच्चे पाल रही हैं। अच्छा। बेटा मुझे पाल रहा है। तो इनके में टाइम पे ब्याह दिया बेटियों को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि आप किस तरह के बाप हैं? ऑब्वियसली बाप कोई भी हो वो अच्छा ही होता है अपनी औलाद के लिए। इसमें तो और कोई नहीं है। मेरा ख्याल है बाप वाहिद ऐसा रिश्ता है, वाहिद, जो ये चाहता है कि उसकी औलाद या उसका बेटा उससे आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाप बिल्कुल एक दरख्त की तरह है और उसकी छाँव में ही जो है वो बच्चे पलते हैं और बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।